दोस्तों नमस्कार। सवाल तो दो ही थे और 16 घंटे का वक्त था। वक्त कम नहीं था, सवाल कम जरूर थे, लेकिन इन 16 घंटे की बहस में भी इन दो सवालों के जवाब मिल नहीं पाए। पहला सवाल तो यह था कि पहलगाम में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था, और अगर नहीं था तो कौन जिम्मेदारी लेगा या किसकी जिम्मेदारी होगी। सरकार ने 16 घंटे तक खामोशी बरती। विपक्ष ने सवाल जरूर खड़ा किए, लेकिन सरकार ने खामोशी बरती, कुछ नहीं कहा पहलगाम को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर बहस का शीर्षक था ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा दूसरा सवाल जो था वह बहुत साफ था। आखिर भारत जब युद्ध की दिशा में बढ़ गया और भारत ऐसी स्थिति में था कि पाकिस्तान को वह पराजित कर सकता था, तो फिर सीज फायर क्यों हो गया? एक झटके में युद्ध क्यों रुक गया? और वो युद्ध क्या वाकई भारत ने रोका, पाकिस्तान के कहने पर रोका, या फिर जो 29 बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह चुके हैं वो सच है? यही तो दो सवाल थे, लेकिन बहस ने कुछ ऐसी परतों को खोल दिया जिसने सीधे तौर पर पहली बार यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री सही है या फिर सेना सही है। क्योंकि प्रधानमंत्री पहले दिन से इस बात का जिक्र करते रहे, सेना को हमने खुली छूट दे दी है, सेना जिस तरीके से चाहे अपनी स्ट्रेटजी बनाए और इस युद्ध को कामयाब करे। खुली छूट है सेना को। आज अपने भाषण की शुरुआती लाइनों में ही प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र कर दिया और एक झटके में सेना की तरफ से आए वो तमाम बयान गूंजने लगे, जिसमें खास तौर पे कैप्टन शिव कुमार का बयान था, जी नहीं, खुली छूट नहीं थी। उसके उलट उन्होंने कहा था, दरअसल राजनीतिक बंदिशें थी, राजनीतिक रुकावटें थी, और अगर वो रुकावट ना होती तो जो काम हम कर चुके या करने के बाद जो करने की दिशा में बढ़े वह तो पहले दिन ही कर देते। बंदिशें थीं। बात यहीं भी नहीं थमी। सवाल यह भी आया, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के बाद ही भारत ने पाकिस्तान को कह दिया था, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम आपके मिलिट्री अड्डों पर हमला नहीं करेंगे। मुश्किल सवाल है। 16 घंटे की बहस, एक एक करके परिस्थिति को समझिए। सच बोल कौन रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, पहले उन्हीं की बात। हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई। तो अपने घंटे भर से ज्यादा लंबे भाषण के शुरू में ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सेना को खुली छूट थी। यानी जो भी सवाल कर रहा है वो सवाल गलत है, क्योंकि सेना का निर्णय, सेना को खुली छूट, भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो, या फिर भारतीय सेना की मौजूदगी थल सेना के तौर पर। क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने जिक्र किया, तीनों की सिनर्जी जो थी उसने पाकिस्तान को पूरे तरीके से धूल चटा डाली। और यहीं से यह सवाल खड़ा हुआ कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो कैप्टन शिव कुमार मौजूद हैं, उन्होंने वहां पर एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जिस प्रेजेंटेशन को रखा और जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में बहुत साफ तौर पर कहा गया था, हमने कुछ विमान खो दिए और ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि सैन्य प्रतिष्ठान या उसकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला ना करने को लेकर राजनीतिक नेतृत्व की ओर से बाधाएं
खड़ी कर दी गई थी। यानी राजनीतिक नेतृत्व के आदेश के कारण कुछ बाधाओं के मद्देनजर ही भारतीय वायुसेना प्रारंभिक चरण के अभियान में पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या फिर कैप्टन शिव कुमार? 30 जून को यह सेमिनार जकार्ता में हुआ। उस वक्त का वीडियो जो भाषण में कह रहे थे, जिसका जिक्र विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन हमें लगता है जरूरी है कैप्टन की बात को आज सुन लेना एक बार फिर। Out by Bapa Tommy Tomtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface. कैप्टन शिव कुमार ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें जो आखिरी लाइनें हैं जिसे आपने अंग्रेजी में सुना, उसमें उन्होंने कहा था, लेकिन खोने के बाद हमने अपनी रणनीति को बदला और हम सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर गए और हमने सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस का सीधे तौर पर दमन और विनाश किया। उसी वजह से हम जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलों और ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमले कर सके। लेकिन रोक राजनीतिक सत्ता की थी। शुरू में ही इजाजत मिल जाती तो सेना कई कदम आगे बढ़ जाती। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू हुआ कि प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं या सेना, क्योंकि सीडीएस ने भी शुरुआती दौर की स्ट्रेटजी को लेकर अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था। बाद में हमने अपनी स्ट्रेटजी को सुधारा। तो कौन से वो रिस्ट्रिक्शंस थे, बाधाएं थी? यह सवाल तब और बड़ा हो गया जब आज 16 घंटे की बहस के आखिर में कांग्रेस के नेता या कहें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पॉइंट टू पॉइंट देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के उस हिस्से का जिक्र कर दिया जहां पर उन्होंने अपने भाषण में ही कहा था कि 1:05 पर यानी आधी रात के बाद का वक्त है जिस समय यह हमला हुआ और 20 मिनट में सब कुछ जो टारगेट थे पूरे किए जा चुके थे और 1:35 पर हमने उन्हें जानकारी दे दी। हम ना तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं और ना ही किसी दूसरी जगह हमारे निशाने के जो टारगेट्स थे हमने पूरे कर लिए। यानी अब एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, यानी आपकी तरफ से अब कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इसका जिक्र बकायदा कोट टू कोट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को लेकर किया। And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindhur. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. यह वाकई महत्वपूर्ण है कि किसी देश को लेकर
जब युद्ध की परिस्थितियां हो उसमें टारगेट सेट हुए कि दरअसल यह पाकिस्तान पर हमला नहीं बल्कि आतंकवादी अड्डों पर हमला है। और जब यह हमला हुआ उससे पहले एक दो बार नहीं कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर कहा, जिन्होंने भी आतंकवाद को पनाह दे रखी है और जिसका खुला जिक्र पाकिस्तान के सेना प्रमुख कसीम मुनीर कर चुके थे कि दरअसल कश्मीर में जो आतंकवाद है, उन्होंने आतंकवाद शब्द यूज नहीं किया, लेकिन जो भी कश्मीर में हो रहा है उसको उन्होंने गले की नस बताया था। और उसके बाद कहा था हम खुले तौर पर साथ देंगे। और उसके बाद ही भारत में यह सवाल बड़ा हो गया, किसी देश की अगर आतंकवाद को पनाह देने की राष्ट्रीय नीति है तो फिर वह देश एक टेररिस्ट स्टेट है। और उस टेररिस्ट स्टेट पर हमला करने का मतलब सिर्फ टेररिस्ट अड्डों को नहीं देखना है बल्कि पाकिस्तान की दिशा में बढ़ना है। इस 16 घंटे की बहस में यह बिल्कुल नहीं निकल कर आया कि क्या वाकई यह पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ था ही नहीं। और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो देश की 21 टीमें भेजी गई या कहें 33 देशों में जो 7 टीम बनाई गई, सांसदों की, डिप्लोमेट्स की, वो अलग अलग जगह कर सीमा पार आतंकवाद का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई दो मत नहीं कि क्वाड की बैठक हो या ब्रिक्स की बैठक हो, इन बैठकों में जिक्र टेररिज्म का हुआ लेकिन पाकिस्तान का नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानता है लेकिन दुनिया के किसी देश ने नहीं माना। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन में तो बकायदा पाकिस्तान को जगह मिली और आतंकवाद से कैसे निपटा जाए उसकी अगुवाई प्रतिनिधि पाकिस्तान के वो कर रहे थे, भारत ने उस पर खामोशी बरती। इतना ही नहीं, जिस सेना प्रमुख पाकिस्तान ने, असीम मुनीर ने जिस बात का जिक्र किया था कश्मीर को लेकर, और भारत ने खुले तौर पर कहा था कि देखिए ये इनकी नीति है, राष्ट्रीय नीति है, उस असीम मुनीर के साथ लंच ट्रंप ने किया। 16 घंटे की बहस में यह बात उभर कर आई, खुलकर आई। और यह भी सवाल आया कि दरअसल इस युद्ध के बीच में चीन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था उसमें अब भारत की भूमिका क्या होगी। विपक्ष के कई नेताओं ने चीन का नाम लिया। अखिलेश यादव ने खास तौर से कहा वो राक्षस है, वो ज्यादा बड़ा दुश्मन है, उसको आप समझिए। एक वक्त मुलायम सिंह यादव ने भी पार्लियामेंट के भीतर चीन को सबसे बड़ा दुश्मन माना था, एक वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ने भी माना था। लेकिन इस सरकार ने चीन का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का जिक्र तक नहीं किया। और सवाल यह था कि अगर पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है तो उस चीन के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ क्यों हो रहे हैं। बात यही नहीं थमी। यूं भी भारत के प्रधानमंत्री को अगले महीने एससीओ की बैठक में चीन बीजिंग पहुंचना है, चीन जाना है, रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया। अगला सवाल यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दो बार नहीं बल्कि 29 बार जो कह दिया है, इसके मतलब मायने क्या होंगे। प्रधानमंत्री इसको नकारते क्यों नहीं है, इनकार क्यों नहीं करते हैं, कहते क्यों नहीं हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री ने जिक्र बिल्कुल नहीं किया ट्रंप का नाम लेकर, लेकिन खुली चुनौती राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी को यह कहकर दे डाली कि अगर हिम्मत है तो आप सीधे कहिए झूठ बोल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 29 टाइम्स he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage.
50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दें। दरअसल 16 घंटे की बहस में एक विपक्ष की तरफ से आखिरी वक्ता राहुल गांधी ही थे और वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पॉलिटिकल विल इस सरकार के पास नहीं है, सेना को फ्रीडम देने की परिस्थिति भी इस सरकार के पास नहीं है। उन्होंने 1971 का उदाहरण दिया जब इंदिरा गांधी ने निक्सन की नहीं सुनी, जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे और 7वां बेड़ा भारत की तरफ बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल विल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुले तौर पर सेना को फ्रीडम दी थी, क्योंकि जनरल मानिक शाह ने जब इंदिरा गांधी ने कहा कि किस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करना और बांग्लादेश बनाना है, तो उन्होंने कहा था 6 महीने का वक्त चाहिए, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। इंदिरा गांधी ने कहा जैसा आप ठीक समझिए। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में अमेरिका के सामने भारत नतमस्तक है। यह सवाल विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने इस चुनौती के साथ जब उठा दिया तो सवाल यही था और इंतजार इसी बात का था, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करेंगे, ट्रंप का नाम लेंगे, वो कहेंगे कि झूठ कहा। ट्रंप का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया। उन्होंने नए तरीके से अपनी बात को रखा। यह बात दिलचस्प तो जरूर है क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का नाम उन्होंने लिया जेडी वेंस का। वो रात फोन कर रहे थे, 1 घंटे तक फोन करते रहे। प्राइम मिनिस्टर व्यस्त थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में जब गए तो उन्होंने कहा, जेडी वेंस ने उन्हें जानकारी दी पाकिस्तान अटैक करने को तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा अटैक करे, वो जीवन भर याद रखेगा जब उसे जवाब दिया जाएगा। प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। और क्या कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, सुन लीजिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नाम जेडी वेंस का लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप का नहीं लिया। जेडी वेंस ने कभी नहीं दोहराया जो बात का जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस बिजनेस के आधार पर इस समझौते को कराने का जिक्र किया, वो समझौते के तार क्या इस दौर में चीन तक पहुंच गए? इसीलिए ना तो चीन का नाम और ना ही ट्रंप का नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों का नाम नहीं लिया। और महत्वपूर्ण यह भी है कि ऐसा भी नहीं है, विपक्ष शांति के साथ सब सुन रहा था। विपक्ष ने बार बार जब अमेरिका का जिक्र हुआ या सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को निगाहों में उतारना चाहा,
तो सामने से आवाज आई, एक बार ट्रंप का नाम तो ले लीजिए। कैमरा उधर नहीं जाता था। प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं तो कैमरा उन्हीं पर रहा, और उसके पीछे से जो एम्बियंस था, हमें लगता है सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आवाज आ रही है, ट्रंप का नाम तो लीजिए, कह तो दीजिए। लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप दे रहे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज, यह ऐसा शोर है जिसमें भारत की विदेश नीति, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत की इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के ताकतवर देशों के साथ बनते बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर रास्ता किधर जाता है, शायद कोई नहीं जानता है। इसीलिए हर मुद्दे को अतीत से जोड़ने का काम भी इस 16 घंटे में खुलकर हुआ। जब कांग्रेस की सत्ता थी, जब देश को आजादी मिली थी, जब 1948 का युद्ध था, जब 1962 का युद्ध था, जब यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका कह रहा था भारत से, चीन को मत भेजिए, आप खुद चले जाइए, तमाम बातों का जिक्र और तमाम मनोस्क्रिप्ट निकालकर खुलकर जिक्र 16 घंटे में हुआ। लेकिन पहलगाम का दर्द गायब हो चुका था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल और गहरे हो चुके थे। कल तक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नेहरू का जिक्र करते थे, लेकिन आज देश के गृह मंत्री ने भी नेहरू का बीड़ा उठा लिया और उन्होंने खुले तौर पर कहा, पीओके है तो वजह नेहरू है, चीन है तो वजह नेहरू है। सुन लीजिए उनकी बात। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। कल्पना कर रहे हैं आप, 11 बरस से जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, जो नेता देश का प्रधानमंत्री है, जो नेता मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें याद आजादी के ठीक बाद की परिस्थितियां, या कहें 70 साल पुरानी परिस्थितियों को याद करके मौजूदा वक्त में अपनी ताकत का एहसास उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर कराने की जरूरत पड़ गई, जहां सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे का वक्त था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो किया उसे बताना था, वो कैसे किया, कैसे अंजाम दिया। उसमें भी इतने चक्रव्यूह थे कि शायद जो सुन रहे थे, और उसमें भी वह लोग जिन्होंने अपने परिजनों को पहलगाम में खो दिया था, उनके दिल पर क्या चल रहा होगा, शायद एक मलहम प्रियंका गांधी ने यह कहकर लगाया अपने भाषण के आखिर में, वक्त है मैं नाम पढ़ूंगी, मैं उन 25 भारतीयों का नाम पढ़ूंगी जो पहलगाम में मारे गए, जिन्हें आतंकवादियों ने मार दिया, क्योंकि उन्हें आप इंसान माने या ना माने, वो इंसान है, वो राजनीतिक बिसात के प्यादे नहीं हैं। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, मानिए प्लीज। दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, अब बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। भूषण, मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। शहीद हुए भारत के 25 नागरिकों के नाम
पार्लियामेंट के भीतर पढ़ने की ताकत सत्ता को क्यों नहीं थी, सरकार को क्यों नहीं थी? अब यह सवाल खत्म हो गया। नया सवाल तो यह है कि दरअसल बीते 16 घंटों में वह चीन हो, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हो, वो पाकिस्तान हो, वो आतंकवाद हो, वो भारत की कूटनीति हो, भारत की विदेश नीति हो, इन सब से हटकर पहली बार किसी भी घटना को लेकर नया सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री सच बोल गए या फिर सेना ने सच कहा? और इन दोनों के बीच इस देश का सच कहीं इस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर गायब तो नहीं हो गया? शायद ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने इससे पहले कभी रही या ना रही। अतीत को याद मत कीजिएगा, भविष्य देखने की शुरुआत कीजिए, तभी आपके पांव आगे बढ़ेंगे और तभी संसद की धड़कनों को आप समझ पाएंगे। अन्यथा ये अतीत के आश्रय सारी परिस्थितियों को एक झटके में गुम कर देंगे और निशाने पर सेना तक आ जाएगी। ये किसने कहां सोचा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।